हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ओबुलिया के अंदर वो न्यूट्रिशन कैसे करता है, भोजन ग्रहण कैसे करता है, किस प्रकार का भोजन करता है और उसके अंदर पाचन कैसे होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन, मेडुसाई आर कार्निवोरस। तो अपन ने देखा है कि जो न्यूट्रिशन के लिए जो न्यूट्रिटिव जोइट्स है वो क्या है मेनली, यदि कॉलोनी में देखें तो वो है पॉलिप। ठीक है ना। तो तो दूसरे में देखें जैसे मोडिशाई है, तो मेडुशियाई आर कार्निवर्स एंड द प्रोसेस ऑफ देयर न्यूट्रिशन आर एसेंशियली फॉर द सेम एज इन द पॉलिप। तो पॉलिप के अंदर जिस प्रकार का न्यूट्रिशन है, तो अपन ने पहले न्यूट्रिशन पॉलिप का देखा, तो आज न्यूट्रिशन इसके अंदर मोडिशाई का देखें अपन। तो जिस प्रकार से जो पॉलिप है, जैसे न्यूट्रिटिव जोइड्स यदि कॉलोनी में देखें, जो न्यूट्रिशन के रूप में भोजन करता है जो जोइड्स है वो पॉलिप होता है कॉलोनी के अंदर। यानी मेडुशियाई सेपरेट हो जाता है, वो पानी में स्विम करता है, तैरता है फ्रीली। तो संतृप्त रूप से जो मेडुसाई अलग होता है, तो मेडुसाई के अंदर अपन यहाँ पर बात करें उसके पोषण की कि कैसे वो भोजन ग्रहण करता है, तो ये कार्निवोरस है, क्योंकि दे ईट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर क्रस्टेशियंस, स्मॉल जितने भी जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, तो उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ देयर न्यूट्रिशन आर एसेंशियल द सेम एज पॉलिप। द फूड कंसिस्ट ऑफ लिविंग एनिमल्स बॉडीज और ऑफ एनिमल्स। डाइजेशन इज बोथ, ये भी वी ऑलरेडी डिस्कस, ये अंतरकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों बाहर की तरफ। ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन करता है। इन द मेन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो प्यूरली प्रोटियोलाइटिक होती है, क्योंकि उसके पास में जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उन ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, और वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भी डाइजेशन होता है, तो इनसाइड सेल भी होता है। Hyman 1940 has shown that although the food particles are distributed throughout the gastrointestinal cavity, most intracellular digestion takes place. मुख्य रूप से ज्यादातर अंतरकोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। प्लेस इन द मेनोब्रियम इन द स्टोमक, यदि इसके बात करें तो ये भोजन ग्रहण करता है, जो मेनोब्रियम में इसके माउथ पाया जाता है उसके थ्रू ये भोजन ग्रहण करता है। द स्टोमक एंड टेंटेकुलर बल्ब्स, जो टेंटेकुलर बल्ब्स होते हैं वहां पर इसका डाइजेशन देखने को मिलता है। द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर मेडुसाई थ्रू द सिस्टम ऑफ रेडियल एंड सर्कुलर पोल। तो वहां अपन ने जब पॉलिप पढ़ा था, तो उसका जो न्यूट्रिटिव जोइट्स है वो है क्या है, हाइड्रेंथ है। वो भोजन ग्रहण करता है और जितनी भी उसकी शाखाएं हैं जहाँ पर ये ब्लास्टोस्टाइल्स है, हाइड्रेंथ है, और जो मेडुसाई है जो मुकुलन के रूप में उसके ऊपर डेवलप होता है वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन मेडुसाई जब डिटेच होकर अलग आ जाता है और संतत रूप से पानी में वो तैरता है और लैंगिक प्रजनन करता है, तो उस समय जब ये भोजन करता है तो वो इस प्रकार से भोजन करता है, पानी में ग्रहण करता है, और जो कोशिकाएं पाई जाती है उसके मेनोब्रियम में, उसके स्टमक में, जो टेंटिकुलर बर्ड्स है, बल्ब्स है, वहां पर इसके भोजन का पाचन होता है। वो ज्यादातर अंतरकोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। और ये डाइजेस्टेड फूड है वो उसके मेडुसाई के अंदर जो रेडियल कैनाल है और सर्कुलर कैनाल्स है उसके थ्रू जहां जहां जो कोशिकाएं हैं जिनको आवश्यकता है न्यूट्रिएंट की, वहां ये भोजन उसके अंदर वितरण किया जाता है। किसके थ्रू? रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल के थ्रू। मेनोब्रियम से हमारे को द्वारा मेनोब्रियम से होता हुआ उसके अमाशय में आता है, अमाशय से वो रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से वो सर्कुलर कैनाल में जाता है। मस्कुलर सिस्टम, इसका मांसपेशी जो सिस्टम की बात करें इसके अंदर, तो मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेडुसाई इज समवॉट मोर स्पेशलाइज्ड देन द पॉलिप। तो मेडुसाई के अंदर क्यों इसके अंदर ज्यादा विकसित मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है पॉलिप से, क्योंकि जो पॉलिप है वो जगह स्थिर रहता है और मेडुसाई को ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है। उसके अंदर लोकोमोशन के लिए उसके अंदर जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो अच्छा हुआ है बजाय पॉलिप के। द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स लैक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सटेंशन एंड मस्कुलर सिस्टम इज दस रेस्ट्रिक्टेड टू द एपिडर्मल लेयर। तो जो गैस्ट्रोवास्कुलर डर्मल कोशिकीय स्तर है वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सटेंशन है वो कम पाया जाता है, तो मस्कुलर सिस्टम वहां पर सीमित है, जबकि जो एपिडर्मल लेयर है बाहर वाला जो स्तर है वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वो मस्कुलर सिस्टम वहीं पर सीमित होता है। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स पर वहां पर मस्कुलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड टू द एपिडर्मल लेयर ओनली। द फर्दर मोर द मस्कुलर सिस्टम इज बेस्ट डेवलप अराउंड द बेल मार्जिन। तो बेल की जो मार्जिन होती है, परिधि होती है, वहां पर मस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से विकसित है। एंड सब अम्ब्रेल सरफेस इनसाइड में, ये भी अपन ने बात की, जो इसका एक्स अम्ब्रेल सरफेस है वहां पर मस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है। पिछले वाले ही रेडियो लेक्चर के थ्रू अपने देखा था। तो सब अम्ब्रेल सरफेस वेयर द फाइबर्स मोर रेडियल एंड सर्कुलर। तो जो तंतु है वो ज्यादातर जो सब अम्ब्रेल है अंदर का जो कॉनकेव जो शेप वाला स्पेस है वहां पर जो रेडियल और सर्कुलर सिस्टम है वो ज्यादा तंतुओं का ज्यादा विकसित होता है। तंतु वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। फाइबर्स फॉर्म्स ए रेडियल एंड सर्कुलर सिस्टम।
जो तंतु होते हैं मसल्स के, they form the radial and circular system. Some of the epithelial-muscular cells of the velum have their contractile extension oriented to form a powerful circular bands of the fiber. तो इपिथेलियोकुला मांसपेशी कोशिका है जो वेलम के पास में होती है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्सटेंशन ओरिएंटेड टू फॉर्म ए पावरफुल, वो सर्कुलर पावरफुल बैंड्स फाइबर तंतु बनाती हैं, विच आर स्टेटेड, जो कि स्टेटेड टाइप्स के होते हैं. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम पर्टिकुलरली सर्कुलर फाइबर प्रोड्यूस पल्सेशन ऑफ द बेल. तो बेल का जो पल्सेशन है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इस मांसपेशी तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और वो जो कि सर्कुलर फाइबर्स होते हैं जो पल्सेशन प्रोड्यूस करते हैं ऑफ बेल, जिसकी वजह से वो प्रोपल्सन करता है, वो मूवमेंट करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है. The swimming movement of the medusa is depend upon the base of the there's pulsation. जो pulsation हो रहा है उसके बेस पे निर्भर करता है. And largely vertical and lamellary direction. Horizontal movement is dependent upon the water current. तो इसका जो horizontal जो डिपेंड है वो पानी के करंट के ऊपर, पानी के बहाव के ऊपर निर्भर करता है. बाकी ये जो पल्सेशन है वो लार्जली इसका वर्टिकल होता है, ठीक है ना. और ये देख रहे हो अभी शायद द बेस ऑफ रेडियल टेंटाकल्स ऑफ द मेडुसा. जो ये स्ट्रक्चर आप, ये जो बेस है टेंटाकल्स का, वहां पर जहां पर जिसके स्टेटोसिस्ट पाया जाता है उसके बेस में ये टेंटेकुलर स्विलिंग, ये इसका एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्मल कोर है, ये सर्कुलर कैनाल है, ये इसके बीच में पाया जाता है मेजुगुलर, ये टेंटिकुलर बेस होता है जहाँ से टेंटेकल्स निकलता है, एंडोडर्मल लेमिला है, और इसके बेस में स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, ठीक है. इसके नर्व रिंग भी पाई जाती है. इसके बीच में जो सेल्स स्टेटोलिस्ट कहलाते हैं, ये पास में होते हैं, सेंस सेल होती है. तो ये एक्ट एज स्टेटोसिस्ट, एक्ट एज सेंसरी सेल्स. नर्व सिस्टम, इसके तंत्रिका तंत्र की बात करें, द नर्व सिस्टम ऑफ मेडुसा इज मोर हाईली स्पेशलाइज्ड देन दैट ऑफ द पोलिप. जो पोलिप का तंत्रिका तंत्र जो है उससे ज्यादा विकसित होता है मेडुसा का तंत्रिका तंत्र. इन द मार्जिन ऑफ द बेल, तो मार्जिन बेल की जो परिधि है, द एपिडर्मल नर्व सेल्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एंड concentrated into the nerve rings. तो ये वहां से ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये जो नर्व कहाँ पर है, ये नर्व रिंग आप देख रहे हैं, ये भी आप नर्व रिंग देख रहे हैं. तो ये वही कह रहा है, जो इसकी मार्जिन है, बाहर का जो परिधि है, वहां पर नर्व रिंग डेवलप होती है, वन अबव एंड वन बिलो द अटैचमेंट ऑफ द वेलम. जहाँ पर वेलम पाया जाता है वहां पर ये ऑर्गेनाइज एंड कंसंट्रेट इनटू टू नर्व रिंग, ठीक है ना. द मार्जिन ऑफ द बेल, एपिडर्मल नर्व सेल्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर ऑर्गेनाइज होती है, जो बेल की जो परिधि होती है, मार्जिन सिरा होता है उसके ऊपर, एंड कंसंट्रेट इनटू ए टू नर्व रिंग, दो नर्व के रूम के आपने देखा यहाँ, फर्स्ट एंड नर्व रिंग फर्स्ट एंड नर्व रिंग सेकेंड, ठीक है ना. टू नर्व रिंग, वन अबो एंड वन बिलो द अटैचमेंट ऑफ द वेलम. तो एक अबो और एक बिलो अटैचमेंट ऑफ द वेलम. ये अटैचमेंट है वेलम का उसके नीचे की तरफ, और एक नीचे की तरफ, इसके वेलम के नीचे, और एक यहाँ पर. तो द नर्व रिंग कनेक्ट विथ फाइबर्स इंटरवेटिंग द टेंटाकल्स. तो जो तंतु है जो टेंटाकल्स में, उससे ये जुड़ी हुई थी. द मस्कुलेचर एंड सेंस ऑर्गन, मस्कुलेचर और सेंस ऑर्गन के साथ में ये जुड़ी हुई ही रहती है. मस्कुलर सेंस ऑर्गन उसके साथ में ये जुड़ी हुई रहती है. द फाइबर्स आल्सो इंटरकनेक्टेड द टू रिंग्स, और जो तंतु होते हैं मांसपेशियों के, वो भी इस दो रिंगों के बीच में इंटरकनेक्टेड होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. ये फाइबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. द लोअर रिंग इज द सेंटर ऑफ द रिदमिक पल्सेशन. जो लोअर रिंग है वो रिदमिक पल्सेशन का क्या है, केंद्र है. इट कंटेन्स द पेस मेकर, उसके अंदर पेस मेकर पाया जाता है, जैसे अपने मनुष्य के हृदय में पेस मेकर. द पल्सेशन विल बी, जिस तरह से होता है मनुष्य के हार्ट में पेस मेकर होता है उस तरह, तो रिदमिक पल्सेशन है वो लोअर रिंग पर होता है, वो लोअर रिंग ही केंद्र है उसका. पल्सेशन विल कंटिन्यू इन द बेल, तो वो पल्सेशन कंटिन्यू चलता है कहाँ तक, इन द बेल, एज लॉन्ग एज एनी पोर्शन ऑफ द रिंग इज इंटैक्ट. इट इज विथ द लोअर रिंग दैट द स्टेटोसिस्ट्स आर कनेक्टेड. तो ये कहाँ होता है, लोअर रिंग में होता है जहाँ की स्टेटोसिस्ट कनेक्टेड होता है. तो ये स्टेटोसिस्ट नर्व रिंग के साथ मांसपेशी सेल्स, और मांसपेशी सेल्स के बाद टेंटेकल्स. तो टेंटेकल्स है, मांसपेशी तंतु है, मांसपेशी सेल्स है, नर्व रिंग है, और ये स्टेटोसिस्ट है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे पूरा इसका जो मूवमेंट है वो नर्व सिस्टम के थ्रू और जो सेंसरी कोशिका है उसके थ्रू नियंत्रित होता है.
सेंस ऑर्गन की अपन बात करें, इसके अंदर जो संवेदनशील अंग है वो द बेल मार्जिन इज स्टीचली इज सप्लाइड विद द सेंसरी सेल। तो इसका जो बेल का मार्जिन है जहां पर वेलम होता है वहां पर बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती है जो एक्शन में सेंसरी होती है। आल्सो कंटेंट टू टाइप्स द ट्रू सेंस ऑर्गन, दो टाइप्स की होती है, एक तो वास्तव में सेंस ऑर्गन होती है जैसे लाइट सेंसिटिव ओसिलाई, एंड अदर क्या है स्टेटोसिस्ट। तो ये है, एक तो ओसिलाई है जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है, दूसरा है स्टेटोसिस्ट, ओसिलाई एंड स्टेटोसिस्ट। द ओसिलाई कंसिस्ट ऑफ पैचेस ऑफ द पिगमेंट्स। तो ओसिलाई के अंदर छोटे छोटे ऐसे पैचेस पाए जाते हैं जो कि वर्णक के होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड आइदर विद इन द फ्लैट डिस्क आर पिट। तो इसके अंदर फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं पाई जाती है जिसको लाइट को रिसीव करती है और उसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है, उसके प्रति सेंस करती है। तो इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स और पिगमेंट्स देखने को मिलती है आइदर विद इन द फ्लैट डिस्क आर पिट। द ओसिलाई आर टिपिकली लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द टेंटिकुलर बल्ब। तो टेंटिकुलर जो बल्ब होते हैं उसके साइड में ये उपस्थित होती है क्या, ओसिलाई। स्टेटोसिस्ट आर लोकेटेड बिटवीन द टेंटेकल्स। और स्टेटोसिस्ट कहाँ लोकेटेड होगी, बिटवीन द टेंटेकल्स होगी। यदि अपन यहाँ डायग्राम में बात करें तो ये मेनुब्रियम है, ठीक है ना, ये इसके गोनेड्स है, ठीक है ना, ये इसके बीच की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये सब अम्ब्रेलर सरफेस होता है, ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस होता है। तो ये जो है ये क्या है, इसकी रेडियल कैनाल है। ये आप जो यहाँ टेंटेकल्स देख रहे हैं ये इसके गोनेड्स है, ये माउथ है, ये मेनुब्रियम है, ये वेलम है, ठीक है ना, ये इसकी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है ना, सब एम्ब्रियल मेसोगेलिया और सब एम्ब्रियल गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये ओविला मेडुसा सोविंग गोनेड्स, जो मेडुसा है वो अपने गोनेड्स कहाँ होते हैं उसको दर्शाया गया है। The stetocysts are located between the tentacles are associated with the tentacular bulb at the tentacles base। जो टेंटाकल्स उसके आधार पर ये स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। तो लोकेटेड बिटवीन द टेंटाकल्स आर एसोसिएटेड विद द टेंटिकुलर बल्ब। जो टेंटिकुलर बल्ब होता है, जैसे भी ये ऐसे अपन कहें डायग्राम से, यदि ये टेंटिकल देखें तो ये जो टेंटिकुलर का यहाँ पर ये इस तरह से जो टेंटिकल्स निकला हुआ होता है तो इसको बल्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ जो ये स्टेटोसिस्ट है वो लोकेटेड बिटवीन द टेंटिकल्स, यदि दो टेंटिकल्स होगी तो उसके यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर ये द बेस ऑफ टेंटिकुलर बल्ब। तो यहाँ पर इसको लिखने को they may be either in the form of pits or closed vesicle, but in both cases the walls contain sensory cells। दोनों के केसेस में देखा जाए तो इसकी वाल के अंदर सेंसरी कोशिका। द ब्रिस्टिल प्रोजेक्ट, तो तंतु भी पाए जाते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिस्टिल जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्टेड इनटू द लूमेन attached to the bristle are formed a few to many calcareous concretions known as स्टेटोलिथ। तो इसके अंदर जो जहां आपने बात किया तो वहां पर ये स्टेटोलिस्ट पाई जाती है, यहाँ पर ये इसको स्टेटोलिस्ट बोलते हैं। और ये कैलकेरियस कॉन्क्रिएशन पाया जाता है जिसको स्टेटोलिथ बोला जाता है, कहा जाता है उसको। यहाँ पर अपने डायग्राम में पहले देखा होगा कि स्टेटो अपन ने कहा, इसको पिछले ही लेक्चर के थ्रू मैंने पढ़ाया है आपको। इसका जो स्टेटोसिस्ट है, कहाँ पर स्टेटोसिस्ट आपको पढ़ाया था, ये इसका जो टेंटेकल्स है उसका जो बेस है, यहाँ पर ये लिथोसाइट्स कोशिकाएं देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसमें भी आपने देखा इसको, ये हाँ ये यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं ना आप स्टेटोसिस्ट, रेडियल टेंटेकल्स ऑफ मेडुसाई। तो ये पूरा नर्व रिंग है, इसी के अंदर आपने देखा अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसी के अंदर ये यहाँ देख रहे हैं आप ये, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसके अंदर जो कैलकेरियस कॉन्क्रीशन है वो इसके अंदर डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, वो इसके अंदर पाया जाता है। तो द एनिमल्स में रेस्पॉन्ड बाय द मस्कुलर, तो ये एनिमल्स है, ये जीव है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर रिलैक्सेशन होता है, उसकी ब्रिंग इटसेल्फ बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। तो सारा जो इसका सिस्टम है वो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का या बॉडी का मूवमेंट का वो इन सेंसरी कोशिकाओं के साथ मांसपेशीय तंतु है, मांसपेशीय सेल्स है, नर्व्स रिंग्स है दोनों,
जो कि पेसमेकर की तरह काम करती है, और ये स्टेटोसिस्ट कोशिका है, टेंटिकल्स है, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और एक दूसरे के मैसेज के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद अपन इसके रिप्रोडक्टिव जो अंग है, ऑर्गन्स है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। द मेडुसाई आर सेक्सुअल। तो मेडुसाई वो क्या है, अवस्था है, वो एक लैंगिक अवस्था है जो कि रिप्रोड्यूस जोइस पोसेसिंग गोनेट्स। तो इनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव प्रजनन करने वाला जीवक है जिसके अंदर गोनेट्स देखने को मिलते हैं। द मेडुसाई आर डायोसियस, ये द्विलिंगी होता है। दे हैव आइदर 4 टेस्टिज, या पर उसके पास 4 टेस्टिज होंगे, या फिर 4 ओवरीज होगी उसके सब एम्ब्रियोलर साइड की तरफ, जस्ट बिलो द रेडियल कैनाल। जो रेडियल कैनाल होती है उसके नीचे की। ये गोनेट्स है जन आउटर एक्टोडर्म। तो गोनेट्स जो होते हैं उसके बाहर की तरफ एक्टोडर्म पाया जाता है, अंदर की तरफ एंडोडर्म पाया जाता है। उसके साथ विथ मेसोग्लिया इन बिटवीन 2 लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया देखने को मिलता है। द गोनेट्स हैज ए स्मॉल diverticulum ऑफ द रेडियल कैनाल। तो स्मॉल diverticulum ऑफ रेडियल कैनाल्स होते हैं क्या, गोनेट्स। द जर्म सेल्स ऑफ ओवुलिया डू नॉट अराइज इन द गोनेट्स। तो जो जर्म कोशिका है डू नॉट अराइज इन द गोनेट्स के अंदर अराइज नहीं होती, दे अराइज फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द एक्टोडर्म। तो वो क्या है, जो अंतरकोशिकीय कोशिकाएं होती है एक्टोडर्म की, वहां से वो बनती है। ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल्स वेयर दे मे बी सीन इन वेरियस स्टेजेस। ठीक है ना। तो जो ब्लास्टोस्टाइल है उसकी अंतरकोशिकीय कोशिकाएं होती हैं, उससे जो ये जर्म सेल्स है, यानी कि जो गोनेट्स के अंदर जो स्पर्म ओवम है, उसकी ओरिजिन गोनेट से नहीं होती है, वहां से ये विकसित नहीं होते हैं। जो ब्लास्टोस्टाइल है उससे विकसित होते हैं, और यहाँ पर इसकी दूसरी जो मैच्योरेशन की अवस्था है वो गोनेट्स के अंदर तब देखने को मिलती है। तो ब्लास्टोस्टाइल वेयर दे मे बी सीन इन वेरियस स्टेज ऑफ इन द मैच्योरेशन देन दे माइग्रेट इनटू द मेडुसाई। तो वहां पर ये क्या होते हैं, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ये अपनी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं, और उसके पश्चात ये स्थानांतरित होते हैं किसके अंदर, मेडुसाई के अंदर। और देन ये मेडुसाई जब जैसे विकसित होता है तो देन थ्रू द रेडियल कैनाल्स दे टेक अप देयर पोजीशन इन द एक्टोडर्म ऑफ द गोनेट्स। तो ये जो जर्म सेल्स होती है ये कहाँ आकर, गोनेट्स के अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। व्हेन जर्म सेल मैच्योर, और जब ये जर्म कोशिकाएं मैच्योर हो जाती है, द गोनेट्स रैप्चर, उस समय ये गोनेट्स क्या है, फट जाते हैं, और स्पर्म और ओवा बाहर की तरफ छोड़ देते हैं पानी के अंदर, एक्वेट एनवायरनमेंट में ये अपने छोड़ देते हैं। तो इसका यहाँ एक तरफ से अपन तात्पर्य ये देखें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, जब अपन ने इसको पूरा पढ़ने के बाद अपन को ये लगता है कि जो मेडुसाई है वो स्पर्म ओवम फॉर्म करता है। यदि अपन उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जो पोलिप का जो ब्लास्टोस्टाइल था वो ही जर्म कोशिकाओं को प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन वो मेडुसाई में आके स्टोर हो जाती है, और जब मेडुसाई डेवलप्ड होता है उसके पश्चात जो उसके गोनेड है वो रैप्चर होके स्पर्म और ओवम को छोड़ते हैं। और वास्तविक रूप से यदि देखा जाए इसकी उत्पत्ति है या इसकी ओरिजिन है तो वो ब्लास्टोस्टाइल है, और जबकि ब्लास्टोस्टाइल है जिसको गोनेजियम कहा जा रहा है वो मॉडिफाइड फॉर्म किसका है, पोलिप का है। और पोलिप इटसेल्फ क्या है, ठीक है ना, इटसेल्फ क्या है, वो एक अलैंगिक रूप है, लेकिन वास्तव में जो जर्म सेल्स है वो वहीं से बनती है, लेकिन स्टोर होकर कहाँ रहती है, मेडुसाई के गोनेट्स में। जो कि मेडुसाई अलग अलग होते हैं, एक फीमेल के रूप में काम करता है जो ओवम प्रोड्यूस करता है, दूसरा मेल के रूप में काम करता है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि टेस्टिस है गोनेट्स के रूप में टेस्टिस कहा जाता है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओवुलिया, जो जीवन काल है ओवुलिया का, उसको देखा निषेचन। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन ओपन सी वाटर वेयर। तो निषेचन है इसका, क्योंकि ये स्पर्म और ओवम को पानी के अंदर छोड़ देते हैं जब गोनेट्स इसके रैप्चर होते हैं तब। तो गैमेट्स आर सेट फ्री इन द वाटर एंड दे टेक फर्टिलाइजेशन इन एक्वाटिक मीडियम। तो इनका जो निषेचन की प्रक्रिया है वो पानी में होती है। समटाइम्स द स्पर्म आर कैरिड इनटू द फीमेल मेडुसाई विद द वाटर करंट एंड दे फर्टिलाइज द एग इन सिटो। और कभी कभार ये देखा जाता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल मेडुसाई के द्वारा कैरी करके वाटर करंट के थ्रू ये ले लिए जाते हैं, और दे देयर फर्टिलाइज द एग, वहां पर जाके वो अंदर की तरफ इन सिटो मतलब इनसाइड वो उसके ओवम को स्पर्म के द्वारा निषेचित किया जाता है। हाउएवर देयर पेरेंट मेडुसाई डाई सून आफ्टर लाइब्रेटिंग देयर रेस्पेक्टिव गैमेट्स। और ये भी देखा गया है कि जो इसके पेरेंट्स होते हैं मेडुसाई, जो पेरेंट जो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म और ओवम को देने के पश्चात खत्म
जाते हैं। द डेवलपमेंट, द जाइगोट अंडरगोज कंप्लीट होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज। तो जाइगोट के अंदर पूर्ण और होलोब्लास्टिक और बराबर विदलन देखने को मिलता है, इक्वल क्लीवेज, टू फॉर्म ए सिंगल लेयर ब्लास्ट, एक स्तरीय ब्लास्टुला विथ ए ब्लास्टोसील। सम सेल्स माइग्रेट इनटू ब्लास्टोसील, तो कुछ कोशिकाएं ब्लास्टोसील में माइग्रेट हो जाती है, इवेंचुअली फिलिंग इट कंप्लीटली टू फॉर्म ए सॉलिड गैस्टुला। तो पूर्णतः उसको एक ठोस गैस्टुला का निर्माण हो जाता है, नोन एज ए स्टेरियोब्लास्टुला, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेरियोब्लास्टा गैस्टुला कहा जाता है। इन आउटर सेल लेयर्स बिकम्स द एक्टोडर्म एंड इनर सेल मास बिकम द एंडोडर्म। तो इससे इस तरह उसके स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। The gastrula elongates and its outer layer of the ectoderm cells become ciliated। तो इसका जैसे जैसे गैस्ट्रुला क्या हो, लंबा हो जाता है, परिपक्व, धीरे धीरे परिपक्व होता है और इलोंगेटेड हो जाता है, और उसका जो बाहरी स्तर है एक्टोडर्म की कोशिका है वो क्या हो जाती है, सीढ़िया युक्त हो जाती है। नाउ इट्स कॉल्ड प्लेनुला। उसके पश्चात इसको क्या कहा जाता है, प्लेनुला कहा जाता है। सून ए कैविटी कॉल्ड एन इंट्रोन, उसके पश्चात इसके अंदर जो गुहा है उसका निर्माण होता है, जिसको इंट्रोन कहा जाता है। सॉलिड एंडोडर्मल सेल मास बाय द प्रोसेस ऑफ डेलिमेशन एंड द प्लेनुला बिकम्स ए टू लेयर। तो उसके बाद सून ए कैविटी कॉल्ड इंट्रोन डेवलप्स इनटू द सॉलिड एंडोडर्मल सेल्स। जो सॉलिड एंडोडर्मल सेल्स है, मास है, उससे बाय प्रोसेस ऑफ डीलेमिनेशन एंड द प्लेनुला बिकम्स टू लेयर। उसके पश्चात जो प्लेनुला है वो द्विस्तरीय हो जाता है। And larva having an outer ciliated ectodermal cells and an inner layer of endodermal cells। तो उसके पश्चात जो लार्वा है उसकी जो एक्टोडर्मल कोशिका है वो कसा भी एक सीलिया युक्त होती है, और अंदर का जो लेयर है वो एंडोडर्मल सेल्स होती है। द प्लेनुला आफ्टर ए शॉर्ट फ्री स्विमिंग, थोड़ा सा वो स्विमिंग करने के पश्चात एग्जिस्टेंस सेटल, वो अपने आप को एक जगह पर स्थिर कर लेता है। सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, जहां पर उसको एक ठोस जगह मिल जाती है वहां पर, एज ए ब्रॉडर एंड, अपना जो एंड है उसको ब्रॉड कर लेता है। द फ्री एंड्स फॉर्म ए मेनोब्रियम। तो इसका संतृप्त भाग होता है वो एक मेनोब्रियम का निर्माण करता है, विथ ए माउथ, जिसका मुख बनता है, एंड द सर्कुलेट ऑफ टेंटाकल्स, जो कि सर्कल से चारों तरफ गिरा हुआ रहता है, और आगे चल के वो एक हाइड्रेंट का रूप लेता है, ठीक है। दस द सिंपल पॉलिप और हाइड्रोला इज फॉर्म। उसके पश्चात ये क्या कहलाता है, हाइड्रोला कहलाता है। मतलब ये जाके कहीं यहाँ चिपक गया, ठीक है ना, जहाँ पर इसको स्तर मिला इस तरह ये चिपक गया, और उसके बाद इसके मेनोब्रियम का यहाँ निर्माण हुआ, ठीक है ना, यहाँ ये मुख बना और इसके चारों तरफ टेंटाकल बने। तो ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, पॉलिप या हाइड्रोला कहलाया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेंट ही होता है, एक सिर्फ पॉलिप ही पाया जाता है। तो जो पॉलिप कंडीशन में जो पाए जाते हैं उसको हाइड्रा, इसलिए उसको हाइड्रेंट कहा जाता है, क्योंकि वो हाइड्रा जैसा होता है। क्योंकि हाइड्रा जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ पॉलिप टाइप पाई जाती है, दूसरी टाइप मेडुसाई प्रकार की या मेडुसाई के रूपांतरित फॉर्म उनके अंदर देखने को नहीं मिलते। द फॉर्म विच ग्रो विद ए हाइड्रोराइजा। तो यहाँ पर इसके अंदर नीचे हाइड्रोराइजा और ये हाइड्रोकेलस फ्रॉम इट्स बेस फ्रॉम विच एन ओबिलिया कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाय बडी। तो फिर उसके पश्चात जो ओबिलिया की कॉलोनी है उसका निर्माण होता है किसके द्वारा, अलैंगिक मुकुलन के द्वारा। The free swimming planula stage in the life history of obelia helps in the dispersal of the species। तो ये ओबिलिया का जो प्लेनुला लार्वा, इसकी अवस्था का बनना, जिससे ये डिस्पर्सल जो स्पेसीज है ये डिस्पर्स हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द लाइफ हिस्ट्री में भी रिप्रेजेंट एज ए मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो इसका जो जीवन काल है वो मेल और युग्मक और नर और मादा युग्मक के रूप में देखा जा सकता है। वो और वो निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट के पश्चात उसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्मल बनते हैं। जो एक्टोडर्मल होता है वो सीलिएटेड होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये प्लेनुला अवस्था है, ये सीलिएटेड हो जाता है, ठीक है ना। ये ब्लास्टुला है जो कि सॉलिड स्टेज है, ये क्लीवेज विदलन के पश्चात यहाँ से ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना। ये मेडुसाई एक मेल है एक फीमेल है, मेल है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, यौन प्रोड्यूस करता है, निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद सॉलिड ब्लास्टुला बना, और उसके बाद ये इलोंगेटेड हो गया, और एक्टोडर्मल जो सेल्स थी वो सीलिएटेड हो गई, और जो एंडोडर्मल है वो अंदर से कैविटी का निर्माण करती है जो आगे चल के इंट्रोन कहलाती है। तो ये स्टेज क्या कहलाता है, प्लेनुला कहलाता है। और ये बाद में ब्रॉड एंड से जाके कहीं भी इसको सॉलिड सबस्ट्रेट मिलता है वहां जाके ये अटैच हो जाता है, फिर ये क्या कहलाता है, हाइड्रोला कहलाता है, हाइड्रोला या पॉलिप कहलाता है। तो ये हाइड्रोला या पॉलिप कहलाता है। उसके बाद ये बडिंग मुकुलन से बहुत सारी कॉलोनी के दूसरे जितने भी जो जोइड्स है उसका निर्माण करता है। दिस वन इज ए हाइड्रोला,
ठीक है ना, जिसका मुख का निर्माण हो जाता है और इसके मुख के चारों तरफ टेंटेकल्स निर्माण हो जाते हैं। तो ये स्टेज इसकी क्या कहलाती है, हाइड्रोला कहलाती है। द कॉलोनी, ये फिर धीरे धीरे इसके बडिंग से मुकुलन से जो इसके हाइड्रेंस बनते हैं, ब्लास्टोस्टाइल्स बनता है, तो फिर ये कोलोनाई डेवलप होती है और कोलोनाई से फिर ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसाई विकसित होता है। मेडुसाई फिर वापस गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और जाइगोट। इस तरह इसका जीवन काल एक से दूसरी फॉर्म में और दूसरी से वापस, तो ये कि मेडुसाई बनता है, मेडुसाई से पॉलिप बनता है और पॉलिप से फिर ये दूसरी कॉलोनी में इसके हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसाई निर्माण होता है। यदि सिर्फ हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल है ये, तो ये डायमॉर्फिक कहलाता है। पॉलिप है तो मोनोमॉर्फिक कहलाता है। पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल है तो ये डायमॉर्फिक कहलाता है। ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर मेडुसा इसके पास है मेडुसाई, तो ये ट्राइमॉर्फिक कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपन पढ़ चुके हैं, जिसका अपन ने जिक्र कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलाई दैट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ पॉलिपेड एंड मेडुसाई अवस्था है। तो पॉलिप और उसके बाद मेडुसाई आता है। द पॉलिप जनरेशन इज एसेक्सुअल, वी ऑलरेडी डिस्कस। पॉलिप है वो लैंगिक अलैंगिक अवस्था है, जबकि मेडुसाई है वो लैंगिक अवस्था है। जो मेडुसाई वो ब्लास्टोस्टाइल से बडिंग के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है। द मेडुसाई डू नॉट प्रोड्यूस मेडुसाई, जो मेडुसाई है वो मेडुसाई प्रोड्यूस नहीं करता, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। वो गैमेट्स फर्टिलाइजेशन से पॉलीपॉइड कॉलोनी का निर्माण होता है और उस पॉलीपॉइड कॉलोनी से फिर मेडुसाई बडिंग के द्वारा निर्मित होता है। द एसेक्सुअल पॉलीपॉइड जनरेशन अल्टरनेट्स विद द सेक्सुअल मेडुसाई जनरेशन, तो पॉलिप अवस्था है वो अल्टरनेट करती है सेक्सुअल, तो इसको मेटाजेनेसिस कहा गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहा गया, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, एक बार हैप्लॉइड अवस्था आती है, एक बार डिप्लॉइड अवस्था आती है, जबकि 2n और हैप्लॉइड और 1n और 2n की स्टेज आती है। जबकि मेटाजेनेसिस में क्या है कि दोनों समय डिप्लॉइड स्टेज होती है और दोनों की जो ओरिजिन है वो होना जरूरी है इसके जीवन काल को पूर्ण करने के लिए। मतलब एक अवस्था दूसरी अवस्था के ऊपर डिपेंडेंट है, एक का अस्तित्व दूसरे के ऊपर। यदि पॉलिप का अस्तित्व है तो मेडुसाई की वजह से, मेडुसाई का अस्तित्व है तो पॉलिप की वजह से, तो ये दोनों का होना ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। जबकि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होने का जरूरी नहीं है। अलैंगिक जो माइटोसिस से जो हैप्लॉइड निर्मित हुआ है वो भी अपना जीवन काल पूरा कर लेगा, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखा जाता है। जबकि मेटाजेनेसिस, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है मेटाजेनेसिस, जिसको मैं आपको पहले ही वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत समझा चुका हूँ। दिस फिनोमेनन इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टिल रिसेंटली द टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस दैट द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन ए टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। तो ये आ गया यहाँ पर। तो रिसेंटली ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है कि जो फॉर्म्स होती है दोनों रूप बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब एक हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट तो है, both are distinct, one is a polyp, one is a medusae. They are structurally and functionally different, but they are genetically diploid. Where in alternation of generation they are genetically similar, haploid. In alternation of generation they are genetically dissimilar. One is a haploid, another is a diploid. Where in the metagenesis they are genetically similar, diploid. Polyp is diploid, whereas medusae is diploid. But they are functionally and morphologically different. One individual possesses the power of to reproduce either by the asexual reproduction, which again by sexual reproduction gives rise to the next generation. तो इनके अंदर क्या है, एक अवस्था है जो अलैंगिक जिससे प्रजनन करती है और लैंगिक अवस्था को बनाती है। दूसरी जो लैंगिक अवस्था है वो लैंगिक जनन से करके अलैंगिक अवस्था का निर्माण करती है। Therefore, the true alternation of generation is always between a diploid sex. तो जो वास्तव में जो सच्चे मायने में यदि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, एक बार डिप्लॉइड अवस्था आती है, एसेक्सुअल डिप्लॉइड या हैप्लॉइड सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलती है, जो कि फन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप देखते हो, जिसके अंदर हैप्लॉइड और एक बार 2n आता है, एक बार n आता है। तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, जो कि एक लैंगिक जनन से निर्माण होता है, दूसरा अलैंगिक। जैसे मोस्टली जो हैप्लॉइड है उसको वो ऑलवेज माइटोटेलिकली फॉर्म होता है माइटोसिस के द्वारा, जो कि अलैंगिक जनन से निर्माण होता है, जबकि हैप्लॉइड से यदि डिप्लॉइड बनता है तो वो लैंगिक जनन से फॉर्म होता है। बट इन द ओबिलिया कंडीशन द समवॉट डिफरेंट एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्शन वी आर राइज्ड टू यूज द टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे कि यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूज न किया जाए,
तो बिकॉज इन ओबिलिया देयर आर नो ट्रू जनरेशन, तो वहां पर ट्रू अल्टरनेट ऑफ जनरेशन नहीं है। द मेडुसाई आर द मॉडिफाइड जोइट्स, जो कि मेडुसाई है वो एक मॉडिफाइड रूपांतरित फॉर्म में कैपेबल फॉर फ्री स्विमिंग, जो कि स्वतंत्र रूप से तैरता है दिस एंड मोर एवर दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द जाइगोट, तो जो कि सीधा जाइगोट से प्रोड्यूस नहीं होता है। आर बडेड ऑफ फ्रॉम द ब्लास्टोइड, जो कि बड के मुकुलन से ब्लास्टोइड से निर्मित होता है। द गोनेट्स आर फाउंड इन द मेडुसाई आर नॉट फाउंड इन इट बट एक्चुअली, अब यहाँ पर भी देखा जाए कि जो गोनेट्स है मेडुसाई के अंदर निर्मित होते हैं, actually they are not formed in the ectoderm of, they are actually formed from the ectoderm of blastocyst, ना कि मेडुसाई के ectoderm से, which is later on migrate to the into the medusae, जो कि वास्तव में लेटर बाद में ये मेडुसाई के जो गोनेट्स है उसमें माइग्रेट स्थानांतरित होते हैं एंड बिकम सिचुएटेड इन द रेडियल कैनाल, जो कि रेडियल कैनाल के जस्ट नीचे की तरफ गोनेट में जाके रहती हैं जो जर्म सेल्स। तो मेडुसाई खुद जर्म सेल्स का निर्माण नहीं करता है स्पर्म और ओवम का, वो जर्म सेल काम बन जाती है। जो ब्लास्टोस्टाइल है, ब्लास्टोस्टाइल किसका रूपांतरित फॉर्म में पॉलिप का है, तो उसके एक्टोडर्म से ये जर्म सेल्स बनती है स्पर्म और ओवम, और वो जाके जब मेडुसाई डिटेच होकर अलग हो जाता है तो मेडुसाई में वो जर्म सेल चली जाती है और वो उसके जाके गोनेट्स में स्टोर होती है। तो वहां जब वो विकसित हो जाता है तो गोनेट्स रैप्चर हो जाते हैं और स्पर्म और ओवम को पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो thus it is rather difficult to distinguish between the sexual and asexual generation. Hence the term metagenesis is used to replace the term alternation of generation ovilia. इसलिए alternation of generation का जो शब्द है वो ओबिलिया की जनरेशन से हटा दिया गया, उस जगह पर मेटाजेनेसिस यूज किया जाता है क्योंकि देयर इज नो ट्रू ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन ओबिलिया। Thus, in the life history of obilia, there is a regular alternation between fixed polyp and free swimming medusae phase. Both of them are being diploid. तो यहाँ पर क्या है, एक तो फिक्स्ड स्टेज है जो एक जगह पर फिक्स रहती है वो पोलिप स्टेज है, और दूसरा क्या है जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है वो है मेडुसाइड फेज, और दोनों की दोनों क्या है डिप्लॉइड है, दोनों के दोनों टू है। Such an alternation of generation between two diploid phases is known as metagenesis. तो इस प्रकार का जो एक के बाद दूसरे अवस्था का आना, एक बार पोलिप आना एक बार मेडुसाई आना, तो इसको वास्तव में क्या कहा गया, मेटाजेनेसिस। Although the phenomena of metagenesis also reported in the group of animals, but it is well represented by the polymorphic hydrogen like ovilia. तो ये दूसरे एनिमल्स में देखा जाता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वेल यदि रिप्रेजेंटेड किया गया तो पॉलीमॉर्फिक हाइड्रोजन लाइक ओबिलिया में किया गया था। ओबिलिया शो ए पॉलीमॉर्फिज्म इन व्हिच द पॉलिप्स आर formed for feeding colony, blastocyst are budding and the medusae are forming disseminated gametes. तो ओबिलिया के अंदर बहुरूपता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पॉलिप है तो पॉलिप क्या करता है, फीडिंग करता है, कॉलोनी को भोजन न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ग्रहण करता है भोजन, और ब्लास्टोस्टाइल है जो अलैंगिक जनन से यानी बडिंग के थ्रू मेडुसाई का निर्माण करता है, और मोडिसाई जो स्वतंत्र रूप से पानी में तैरता है और गैमेट्स को पानी में छोड़ देता है और जिससे फिर वापस पॉलिप बनता है। थैंक यू। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस ओबिलिया के अंदर, और लाइफ साइकिल हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन और नर्व सिस्टम अपन ने इस लेक्चर के थ्रू इन टॉपिकों को क्लियर किया।